हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ लिया था और उसमें हमने सीखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा अपने स्कूल सेक्शन में, ओके, 10th स्टैंडर्ड में मैजिक ऑफ कार्बन कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड में। बट अब जो पढ़ रहे हो आप, एक हायर लेवल की केमिस्ट्री हो गई है, 10+2 लेवल की। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा था A+B रिएक्ट करके आपको क्या देते हैं, C+D। हालांकि आप ये लेफ्ट हैंड साइड के A और B को बोलते थे रिएक्टेंट। ये क्या थे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब A B से रिएक्ट करता है, B A से रिएक्ट करता है और दोनों दे देते हैं C+D, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, और ये एरो पे कुछ लिखा होता था जिसको हम लोग बोलते थे रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन। अब ये रिएक्शन कंडीशन का क्या मतलब होता है? रिएक्शन कंडीशन मतलब कौन से टेम्परेचर पे आपने रिएक्शन किया, कौन से कैटालिस्ट यूज किए, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो सब की डिटेल आ जाती है रिएक्शन कंडीशन में। ठीक है, अब जब मैंने आपको बता ही दिया है कि अब आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो एक हायर लेवल की केमिस्ट्री हो चुकी है, तो A+B में से किसी एक को आप मानेंगे सबस्ट्रेट। क्या मानेंगे? सबस्ट्रेट। और किसी एक को आप मानेंगे रिएजेंट। नो डाउट दोनों ही रिएक्टेंट हैं, बट अब हायर लेवल पे एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है रिएजेंट। नाउ सबस्ट्रेट क्या होता है? जिसके ऊपर अटैक होता है, जिसके ऊपर अटैक होता है। और रिएजेंट कौन होता है? द वन विच अटैक्स। तो एक के ऊपर अटैक होता है और एक अटैक करता है। मान लीजिए ए के ऊपर अटैक हो रहा है और अटैक कौन कर रहा है? बी। तो ए हो गया सबस्ट्रेट और बी हो गया रिएजेंट। आ गया समझ में? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, RCl है और प्लस H2O आपने रिएक्शन किया और यहां पे मिल गया आपको ROH प्लस HCl। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे RCl जो है ये सबस्ट्रेट है, ये क्या है? सबस्ट्रेट। और इसके ऊपर अटैक किसने किया? जी हाँ, इसके ऊपर अटैक कर दिया वाटर मॉलिक्यूल ने। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया? रिएजेंट हो गया। द वाटर बिकेम द रिएजेंट और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हो गया आपका बाय प्रोडक्ट। अब जरा देखिए, प्रोडक्ट में भी आपने डिटेलिंग देख ली कि अब प्रोडक्ट एक ही नहीं होता, प्रोडक्ट दो दे होते हैं। एक होता है मेन प्रोडक्ट और एक होता है साइड प्रोडक्ट। एक होता है मेन प्रोडक्ट और एक क्या होता है? एक होता है साइड प्रोडक्ट। आई बातें समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्राइमरली कंटेन वेरियस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड between the constituent atoms during an organic reaction molecule of the reactant undergo change in their structure। मतलब अगर आप रिएक्शन को देखें, जैसे कि यहीं पे मैंने RCl लिया है, तो R क्या होगा? कोई अल्काइल ग्रुप है, मान लीजिए CH3Cl है, तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है? नो डाउट ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट देखें तो R और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और R और Cl के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया। मतलब नए बॉन्ड बने और पुराने बॉन्ड टूटे। और इसी के ऊपर डिसाइड होता है कि रिएक्शन में बॉन्ड बना वो वीक था या फिर जो बॉन्ड बना वो स्ट्रांग था। साइमल्टेनियसली जो बॉन्ड टूटा वो वीक था या फिर स्ट्रांग था, उसी के ऊपर रिएक्शन का हीट कंटेंट भी डिसाइड होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बॉन्ड फॉर्मेशन, आप हमेशा याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। 99% केसेस में ऐसा ही होता है। और बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ना वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और सर ऐसा क्यों? चलो एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। अपने मुंबई में एक बहुत ही फेमस स्पॉट है, आपको पता होगा, मरीन लाइन। आप वहां पे जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा हीट फील होगा या फिर गर्मी का महसूस होगा। ओके, कभी शाम को जाइएगा, देखिएगा, आपको हीट फील होगी। क्यों? वहां पे बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, नए नए ब्लड है, नए नए यंगस्टर्स हैं, काफी बॉन्ड बनाते रहते हैं, तो माहौल एकदम गर्म हो जाता है। क्यों? इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, कितने सारे बॉन्ड बनते हैं। ओके, बट जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला प्रोसेस है वो बहुत कम होता है वहां पे। आ रहा है समझ में? बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग आसानी से नहीं होता।
बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होने चाहिए, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है ना? मतलब कहीं से कुछ गड़बड़ी होना चाहिए। अरे सर हम सब समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो? तो माइंड को डाइवर्ट मत करो मेरे साथियों, और चलो हम आ जाते हैं अपने वापस उसी कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन में होता क्या है? बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड एट अ कार्बन एटम in the reactant is broken and new covalent bond is formed at it, giving rise to the product. Often this change is brought about by means of another reactant. The reactant that provides carbon to the new bond is called substrate. Okay, समझ में आया? जिसका नया बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। द अदर रिएक्टेंट विच इज ब्रिंग अबाउट द चेंज इज कॉल्ड एज रिएजेंट। जो दूसरा रिएक्टेंट है जो ये चेंज लेके आता है, मतलब जिसका नया बॉन्ड बनता है उसे तो हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको पीछे लेके चलूँ तो किसका नया बॉन्ड बना? आरसीएल का नया बॉन्ड बना। देखिए यहाँ पे आरओएच, तो ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। और ये चेंज किसने लाया? H2O ने लाया, तो H2O क्या हो गया? रिएजेंट। अरे सर आपने तो पहले ही बता दिया ये सब कुछ, तो फिर क्या मुझको पता है ना? ओके, इन केस both the reactant provides carbon atoms to a new bond, the reactant considered is called substrate. Apart from the product of interest, some other products are formed in the reaction. समझ में आया? रिएक्शन में कुछ और भी प्रोडक्ट बने हैं जिसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे ये अपना डिजायर प्रोडक्ट है और ये क्या है? ये है बाय प्रोडक्ट। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मेड अप ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। सर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो शेयरिंग से बनते हैं। और कौन बनाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर वो क्या होते हैं? जो वैलेंस शेल में होते हैं। सर वैलेंस शेल क्या होती है? वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। जैसे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 4, तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 हुए। आया समझ में? चलिए देखते हैं। Redistribution of valence electron of constituent atom results in bond breaking and bond forming process. समझ में आया? Redistribution of valence electron मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं, यही वो बताना चाहते हैं। Along the organic reaction and which are usually not instantaneous, मतलब ऐसा नहीं कि बोलते हैं ना तुरंत हो जाते हैं, they take some time. As a result, the overall organic reaction is punctuated by formation of one or more unstable species called intermediate. Overall organic reaction is often a multi-step process. मतलब होता क्या है? देखिए, जैसे हमें A को B के साथ रिएक्ट करके सपोज E चाहिए था। ओके, बट होता क्या है? A प्लस B रिएक्ट करके C देते हैं और फिर C टूट के हमें E प्लस डी देता है। ओके, मान लीजिए यहाँ पे भी डी ले लेता हूँ। तो ये देखिए, अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो इसमें ये जो C बना है फर्स्ट स्टेप में और C कंज्यूम हो गया है सेकेंड स्टेप में, तो ओवरऑल रिएक्शन में तो आपको C नहीं दिखेगा। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो C पहले स्टेप में बना और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हुआ। तो ऐसे स्पीशीज जो फर्स्ट स्टेप में बनते हैं और दूसरे में कंज्यूम हो जाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। आया समझ में मेरे दोस्तों? सच स्पीशीज आर कॉल्ड एज व्हाट? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट? जो एक स्टेप में बनते हैं और नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? अंदर वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। A sequential account of one of the movement taking place during each step, the bond cleavage and the bond formation, accompanying changes in energy and shape of various species. Okay, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? The electron movement taking place during each step. दूसरा क्या होता है? The bond cleavage और bond formation. तीसरा क्या है? Accompanying changes in energy and shape of various species. और चौथा क्या होता है? रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। चलिए इसे हम लोग जरा सा अलग तरीके से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन ही ले लीजिए, RCl प्लस H2O और इसने दे दिया ROH प्लस HCl। अब जरा देखिए इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हुई, बॉन्ड ब्रेकिंग, और फिर दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, ये अपना पहला पैरामीटर हुआ। फिर दूसरा कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या फिर रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट कैसे हुआ। समझ में आ रहा है?
सर ये इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट नहीं समझा मुझे। जैसे ये देखो, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये पहले किसके साथ बॉन्ड बनाया था, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ जो लाल लाल दिख रहा है, और फिर वही कार्बन का इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन का, जो कि हरा हरा दिख रहा है। आ समझ में? ऐसे है। क्लियर? फिर तीसरी चीज, ये जो प्रोसेस है, थर्ड थिंग, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये एक्सो है या फिर एंडो है। और तीसरा चीज तो हो गया। अब चौथा क्या है, ये रिएक्शन स्लो होगा या फिर फास्ट होगा। अगर ये रिएक्शन स्टेप्स में होता है, मान लीजिए जैसे ऊपर मैंने आपको दिखाया, कोई रिएक्शन 1 या 2 या फिर इससे भी ज्यादा स्टेप में होता है, तो कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा स्टेप फास्ट है। तो ये 4 पैरामीटर हमें एक रिएक्शन के दौरान पढ़ने होंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो। ओके अगर आप हायर लेवल पे पढ़ें, IIT JEE नीट लेवल की केमिस्ट्री पे, तो ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। हालांकि अपने स्टेट बोर्ड में तो रैंडमली चीज़ों को भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। द इंडिविजुअल स्टेप कॉन्स्टिट्यूट द रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके मतलब ये सब की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप डिटेल में रिएक्शन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। What is the reaction mechanism? Step by step explanation of a reaction. समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है एक रिएक्शन का। ओके एनर्जी टर्म से लेके बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन से लेके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन से लेके हर एक चीज के बारे में उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। तो किसी ने अगर आपसे पूछ दिया कि भैया रिएक्शन मैकेनिज्म का होता है, तो कहाँ बताएंगे? अरे सिंपल रे बाबा, सर्व का एक्सप्लेन करावं लागतं की कोणते बॉन्ड बनले, कोणते बॉन्ड तुटले, टाइम किती लागलं, हीट निघाली की नाही निघाली, सर्व काय प्रत्येक स्टेपचं एक्सप्लेनेशन द्यावं लागतं। सर हिंदी में पढ़ाओ ना सर। अरे वही बोल रहा हूँ बचवा कि रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब हर एक स्टेप का डिटेल में पढ़ाई कि क्या बना, क्या टूटा, हीट निकली या नहीं निकली, ओके बॉन्ड बने जो वीक बने या स्ट्रांग बने, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, हर एक चीज की बात समझ में आ, हर एक चीज को डिटेल में। द नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द कंसर्न्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इन टर्न हेल्पफुल फॉर प्लानिंग सिंथेटिक स्ट्रैटेजीज। ओके तो इससे होता क्या है, जब हमको एक रिएक्शन के बारे में पूरी डिटेलिंग मिल जाती है तो हम ये फिर डिसाइड कर पाते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, इसमें कौन से स्लो स्टेप हैं, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम रिएक्शन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। जैसे रिएक्शन को फास्ट कैसे करें, रिएक्शन में अगर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकल रही है तो इस हीट एनर्जी को कम कैसे करें, या फिर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, उसे बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तो कैसे उसकी हीट एनर्जी को कम किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इन द फॉलोइंग सबसेक्शन वी आर गोइंग टू लुक एट द टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। मतलब बॉन्ड कितनी प्रकार से टूटते हैं हम ये देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, ओके और क्या देखने वाले हैं? रिएजेंट कितने प्रकार के। अरे वही भैया जो अटैक करता था, याद है ना, A+B दिया था जिसमें B अटैक करता था, तो रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस स्पीशीज। ऐसे ऐसे फैक्टर जो बहुत सारी स्पीशीज की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर कुछ बन गया तो उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? अरे भैया जब कुछ बनेगा तो वो तभी ना बनेगा जब वो स्टेबल होगा। जब स्टेबल होगा ही नहीं तो वो कैसे बनेगा? आप बने, मैं बना, सब क्यों बने? क्योंकि हम स्टेबल थे। समझ में आया? हम एक प्लैनेट पे सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंटली एबल थे। अरे डार्विन्स थियरी, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सबके इधर अप्लाई होता है मेरे भाई। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अकॉर्डिंग अकरिंग ड्यूरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है जब एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, वो भी अपने को देखना है। अब देखिए टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह से टूटता है। जैसे मान लीजिए A और B है, ये दो स्पीशीज है, तो इनका बॉन्ड दो तरह से टूट सकता है। पहला तो होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब जरा देखिए होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, आपने कैसा कंडीशन प्रोवाइड किया है। जैसे A और B के बीच का बॉन्ड है, अगर आपने इसे हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया या फिर फोटोन डाल दिया या फिर पेरोक्साइड ले लिया, क्या ले लिए? पेरोक्साइड,
ओके, तो जनरली ये आपको क्या देंगे, ये आपको क्या देंगे, ये देंगे A प्लस B और इसे कहा जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब ये कैसे हुआ, मान लीजिए ये A का इलेक्ट्रॉन था जिसे उसने शेयर किया था किसके साथ, B के साथ। अब ये बॉन्ड जो है ये सेंटर से टूट गया, मतलब A का इलेक्ट्रॉन A ने रख लिया और B का इलेक्ट्रॉन B ने रख लिया। समझ में आया? तो ऐसे बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोलिटिक? होमो मतलब सिमिलर, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन जिसका था उसको मिल गया। ओके, फिजन मतलब होता है ब्रेकिंग। आया समझ में? तो ये था होमोलिटिक फिजन और ये जनरली किसके प्रेजेंस में होता है, हीट होता है, H होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है ये। और नो डाउट ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या बता रहे हो? अरे वही बेटा जो आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जरूर जाके पढ़ लो। तो आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, वरना आगे चल के काफी तकलीफ होगी। समझ में आया? दूसरा, अगर A और B है और आपने उसको किसी पोलर सॉल्वेंट में ले लिया, किसमें? पोलर सॉल्वेंट। आप यहाँ पे एक और चीज ले सकते हो, जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक चौथा भी है। सर ये पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है? मुझे पता था आप यही पूछोगे, तो इसके लिए आपको हमारी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देखनी होगी। सर अगर मैं वीडियो ना देखूं तो? अरे किसी से सीख लो यार, अपने दोस्त से, अपने टीचर से, किसी से भी। बट अगर सीखना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आई बात साथियों समझ में? ऐसा है। ए बी पोलार सॉल्वेंट, समझ में आया? तो ये ऐसे टूट जाएगा A प्लस प्लस B माइनस, या फिर ऐसे भी हो सकता है A माइनस प्लस B प्लस। बट जनरली जो राइट साइड में लिखा होता है एलिमेंट और जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है, तो राइट साइड वाला एलिमेंट लेफ्ट के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा जाता है। जैसे अगर आप देखो CH3Cl है तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन के कंपेयर में, तो नो डाउट ऐसा ही कुछ होगा। तो पोलार सॉल्वेंट में अब जरा देखिए A का इलेक्ट्रॉन भी B ने रख लिया और A इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और A प्लस बन गया, जबकि B को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। B को क्या हुआ बचवा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। किसका इलेक्ट्रॉन? A का मिल गया, इसीलिए B के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बन गया कटायन और ये बन गया अनायन। आया समझ में? ऐसा है। समझ में आया? तो क्या ये बॉन्ड इक्वली टूटा? नहीं, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक फिजन। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये कब होता है? जब आप पोलार सॉल्वेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? पोलार सॉल्वेंट। ओके, पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होता। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर होता है। पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी होती है। क्या होती है? पोलैरिटी। जैसे H2O, अमोनिया, अल्कोहल, ये सारे। ठीक है, ईथर भी ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। A covalent bond comprises of two electron, bond pair of electron shared between two bonded atom. Okay, covalent bond जैसे ये A और B बताया मैंने, ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये एक एटम, एक दो एटम, इनके बीच में शेयर था। आगे देखिए, in homolytic cleavage of a covalent bond, one of the electron goes to one of the bonded atom and the other is bound to the other. मतलब इन्होंने का कहना क्या मतलब है कि जब ये टूटेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ही रहता है। मतलब भैया जो जिसका इलेक्ट्रॉन है उसको मिलेगा। ओके, मूवमेंट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ हाफ हेडेड कर्व एरो। इसको क्या बोलते हैं? हाफ हेडेड कर्व एरो। ऐसे आ समझ में? द टेल ऑफ द कर्व्ड एरो इंडिकेट्स द प्लेस फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड व्हाइल द हेड ऑफ द कर्व एरो इंडिकेट्स द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन रीचेस। मतलब ये जो एरो दिखाया गया है, ये जो एरो दिखाया गया है इसमें दो पोर्शन है, एक तो ये पॉइंटेड पोर्शन है और ये एक टेल है। मतलब ये पूंछ, तो ये पूंछ क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, और ये टेल, ये जो पॉइंटेड पोर्शन है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन किसको मिला है। तो कहां से आया है और किसको मिला है, ये दोनों चीजें हो जाती हैं साथी। ठीक है, ऐसा। As a result of the movement, such homolytic cleavage of a covalent bond give rise to two neutral species carrying one unpaired electron each.
ओके, तो दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और दोनों न्यूट्रल हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं साथियों, फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो इसे बोलते हैं ना, समटाइम रेडिकल ही कहते हैं। ओके, अब ये रेडिकल मतलब क्या है, ये लोग हाईली अनस्टेबल होते हैं। अगर आप देखें तो इनमें से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज है। ओके, इसीलिए रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल मतलब ऐसा जो शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट होता है। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट होता है। A free radical is unstable and thereby a reactive species having a tendency to seek an electron for pairing. ओके, क्यों ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता। चलिए जैसे एक रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये स्पीशीज है हमारे पास जिसे हम कहते हैं HBr। इसका बॉन्डिंग दिखाऊं तो ये ऐसे है। Br के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7, क्योंकि Br एक हेलोजन है। सारे हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जरा देखिए, शेयरिंग करके इसने 8 बनाया है। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को लेके Br के आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके ऊपर मैंने फोटोन डाल दिया। फोटोन मतलब लाइट। ओके, अब जरा देखो होगा क्या। अब ये बॉन्ड इधर से टूटेगा तो आपको मिलेगा H फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल। अभी H फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, Br फ्री रेडिकल भी अनस्टेबल है। क्यों, जरा इलेक्ट्रॉन देखो Br के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ना इसका डुप्लेट कंप्लीट है। आपको पता चला होगा, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब दोनों ही बहुत ज्यादा क्या है, अनस्टेबल। तो जब ऐसा बॉन्ड टूटता है तो इसे हम कहते हैं होमोलिटिक फिजन। और ये जो दोनों बने हैं इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेडिकल। तो रेडिकल मतलब हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे दिया है। ये देखिए सेंटर से तोड़ा गया है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसी को और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन उसी को। तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। होमोलिटिक फिजन इज फेवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसको हम HNu से रिप्रेजेंट करते हैं, और सुटेबल पेरोक्साइड और एट हाई टेम्परेचर। देखिए मैंने आपको तीनों चीज बता दी थी। सर ये पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड मतलब जिसमें ऐसा लिंकेज दिखेगा आपको। मान लीजिए जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, यहाँ पे फिनाइल, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन मतलब फिनाइल रिंग। ऐसे समझ में आया, तो इसको बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। ये OOO पेरोक्साइड लिंकेज होना चाहिए। द ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिजन आर नोन एज फ्री रेडिकल और नॉन पोलर रिएक्शन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन या फिर नॉन पोलर रिएक्शन। फ्री रेडिकल हैव ओनली ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस। ट्रांजिटरी मतलब बहुत कम टाइम के लिए लोग एग्जिस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, इसीलिए। दीज आर फॉर्म्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जो पहले स्टेप में तो बनते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं, which subsequently react with another radical or a molecule to restore their stability या फिर octet। ओके, तो ये देखिए स्टेबल बॉन्डिंग पेयर, वही ऑक्टेट बना लेते हैं। अ कार्बन फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड रिवील प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री। तो ये देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। तो ये देखिए ये प्लेनर हो गया। अब ये प्लेनर को थोड़ा अच्छे से समझिए। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन। ओके, जैसे इसे समझाने के लिए मैं ले लेता हूं आपको sp2 समझाता हूं। जैसे ये कार्बन है, ये p ऑर्बिटल है और इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसे आप भूल जाइए। अब जरा देखिए, यहाँ पे पीछे साइड एक हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, और ये एक हाइड्रोजन आगे की तरफ है, आपकी तरफ, मतलब मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ। तो देखिए एक स्क्रीन से अंदर जा रहा है, एक स्क्रीन से मेरी तरफ आ रहा है और एक हाइड्रोजन स्क्रीन के ऊपर है। तो अगर इसे आप ज्वाइन करेंगे ऐसे तो ये बन गया प्लेनर। मतलब आप एक काम कीजिए, एक पेपर का ऐसे ट्रायंगुलर शेप का कुछ बना लीजिए तो वो हो जाएगा प्लेनर। समझ में, तो इसे कहते हैं प्लेनर। तो जो रिएक्टिव स्पीशीज है, जिसको भी इससे रिएक्ट करना होगा, वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दिखाने के लिए हमने ये इलेक्ट्रॉन भले ही ऊपर दिखाया, बट ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे यहाँ पे भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा शायद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को नहीं बता सकते। तो इलेक्ट्रॉन नो डाउट p ऑर्बिटल में है,
तो वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। और याद रखना हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, और इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक s और 2 p, तो 3 हो गया। तो 3 के लिए क्या आएगा, sp2। समझ में? और याद रखना पाई बॉन्ड्स आर नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका शेप ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल, ओके, जो क्या होता है sp2, और ये p ऑर्बिटल जो कि pz है। आपको पता होगा p ऑर्बिटल 3 प्रकार की होती है, px, py और pz। चलिए अब देखिए, अल्काइल फ्री रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। द ऑब्जर्व्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल इज, देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से, ये वाले कार्बन से डायरेक्टली। तो ये कितने कार्बन से अटैच है, 3, तो इसको बोलेंगे टर्शरी। और ये क्या है, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटाइल है, तो टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2। सर ये तो हाइड्रोजन से अटैच है ना, अरे बुड़बक इधर देख, ये CH3 है और इसको भी CH3 बोलेंगे। तो इससे अटैच है और इससे अटैच है, मतलब ये 2 डिग्री है। और लास्ट में जो एक ही कार्बन से अटैच होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, ये देखो आया समझ में। और ये तो सुपर फ्री रेडिकल है, या फिर इसे भी आप मिथाइल फ्री रेडिकल कह सकते हैं। आया समझ में। और हेट्रोलिटिक क्लीवेज का तो मैंने आपको बता ही दिया, ये हमेशा क्या बनाएगा, चार्ज स्पीशीज। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है आप पढ़ सकते हो एकदम अच्छे से। और इसमें जो मूवमेंट है वो डबल एरो से दिखाते हैं, ऐसे। समझ में आया ना, ये देखिए ये दोनों साइड है, ये भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पहले सिर्फ एक ही डायरेक्शन में था, तो ये क्या बनाएगा, कहाँ से बॉन्ड टूटा। और ये पॉइंटेड पोर्शन क्या बताएगा कि किसको मिला, मतलब किसका गया ये टेल बताएगा, और किसको मिला ये फ्रंट पोर्शन बताएगा। आया समझ में। चलिए, तो इसमें क्या बन जाता है, कटायन और अनायन। अब इसमें क्या बन जाएगा, अगर कार्बन होगा तो कार्बोकटायन बनेगा। ओके, ये देखिए कार्बोकटायन बन गया। और दूसरी चीज क्या है, हेट्रोलिसिस किस में फेवर किया जाता है, पोलर सॉल्वेंट में, याद है मैंने बताया था ना। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन Br ने क्यों ले लिया, इसका जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो Br ने क्यों लिया, क्योंकि कार्बन से Br जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है साथियों। आया समझ, इसीलिए तो मिथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कार्बोकटायन। ये भी प्लेनर होता है, देखिए ऐसे, ये भी, ये पॉजिटिव चार्ज इस p ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, तो जैसे उसका बताया था फ्री रेडिकल का, वैसे ये भी है। तो आने वाली स्पीशीज ऊपर से भी अटैक कर सकती है, नीचे से भी अटैक कर सकती है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक पेपर ले लीजिए और इसे ऐसे रखिए, पेपर का ये हिस्सा अंदर स्क्रीन के और ये आपकी तरफ। आया मगज में, समझ में आया क्या, ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर ये सेकेंडरी, और फिर ये प्राइमरी, और फिर ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब इसकी स्टेबिलिटी के पीछे कारण क्या है ये भी आगे हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, कि कैसे ये स्टेबल करता है। अब आगे एक बहुत ही अच्छा दिया है हेट्रोलिटिक फ्यूजन, जहां पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है Z से, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, कार्ब अनायन। सर ऐसा कब होगा, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं जब क्या बन जाता है, कार्ब अनायन। ये आगे दिया गया है, और जिस तरह से कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, वैसे ही कार्ब अनायन भी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये सब जो हेट्रोलिटिक फ्यूजन है ये कौन से मीडियम में होता है, हेट्रोपोलर या फिर पोलर या फिर आयनिक मीडियम में। और इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोपोलर, पोलर या फिर आयनिक रिएक्शन। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सॉल्यूशन फॉलोज आयनिक मैकेनिज्म। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे ज्यादा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसका जो निचोड़ था वो मैंने एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन सर आपने इधर एग्जाम्पल नहीं दिया हेट्रोलिसिस का कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा। ओए कैसी बात कर रहा है, इधर देख, लिथियम CH3 MgX ले लो, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये CH3 माइबरस बना देगा। आगे चल के इसको पढ़ोगे, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझे, ऐसा मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत समय बोलते हैं ना, बहुत सही समय पे वो सब कुछ बताना पड़ता है। देखो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, अरे सर स्लिप ऑफ टंग नहीं,
टंग का स्लीप हो रहा है। अरे जो भी है समझो यार, समझ में आ रहा है तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहो, अपना ज्ञान बढ़ाओ और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक्सरसाइज और कुछ ज्ञान की बातों के साथ, और इस टेबल को भी हम खत्म करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय।